हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस विद सिमरन। आज हम एक और शानदार चैप्टर को, जो लास्ट टाइम पार्ट 1 उसका रेडी हो चुका था, उसके बाद आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर का पार्ट 2 करने के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ कर जाइएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का ये जो टॉपिक है, जल में अम्ल। तो जल में अम्ल, अम्ल का मतलब तो हमने लास्ट टाइम सीख ही लिया था। अम्ल होता क्या है, मैं लास्ट टाइम का थोड़ा रिकैप कर देती हूँ। अम्ल मतलब क्या होता है, जो जल में घुलकर, कोई भी अगर केमिकल है, अगर वो जल में घुलकर हमको H+ देता है, तो वो कौन सा होगा, क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है। और अगर कोई भी अम्ल, कोई भी पदार्थ है या फिर कोई भी केमिकल है, वो जल में घुलकर OH- देता है, OH- अगर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षार। और अगर H+ देगा तो उसे हम बोलेंगे अम्ल। ठीक है। और इसके बाद हमने सीखा था कि ये जो अम्ल होते हैं वो स्वाद, उनका स्वाद देखा था, फिर इनका ये जो क्षार होते हैं इनका स्वाद देखा था। और सबसे मेन पॉइंट हमने देखा था कि अम्ल क्या कर देता है, नीले रंग को लाल कर देता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, अम्ल के लिए एक ट्रिक बताई थी, अनिल नाम की। ठीक है। अनिल नाम की मैंने ट्रिक बताई थी, जिसमें ये जो है, क्या था, अम्ल, और ये नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसलिए अनिल मतलब ये अम्ल नीले को लाल कर देगा। ठीक है। इस तरह से मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये जस्ट आप याद करने के लिए रख सकते हो अगर नहीं याद होता तो। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है, जल में अम्ल। अब जल में अम्ल में क्या होता है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या करेगा, जलीय विलयन। जलीय विलयन क्या होता है, जल वाला जो सॉल्यूशन होगा या फिर कोई विलयन होगा। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है, यहाँ पर एक, इसे क्या कहेंगे, हम बीकर कहेंगे, लैब में जो देखने को मिलता है। इसमें क्या किया हमने, एक जलीय विलयन ले लिया। जलीय विलयन मतलब, जलीय मतलब कोई भी लिक्विड वाला सॉल्यूशन। ठीक है। केमिकल ले लिया है हमने। अब ये पूरा केमिकल से भरा हुआ है। अब इसमें क्या कर दिया, अगर हम इसमें जल डालते हैं तो ये केमिकल क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, H+। तो हम बोलते हैं कि जल में जो है अम्ल, जल में अम्ल। जैसे कि देखो ये HCl है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने जल में विलय कर दिया। अब ये क्या करेगा, H+ और Cl- देगा। अगर दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, चलो। अगर ये मान लीजिए हमने ये बीकर लिया है, इसमें हमने जल लिया है, जल है हमारे पास। ठीक है। अब इसमें, इसके अंदर हमने डाल दिया केमिकल, कौन सा केमिकल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। अब ये HCl डालने पर क्या होगा, जैसे हम इसके अंदर HCl डालेंगे, ये जल के अंदर जाकर HCl H+ और Cl- में टूट जाएगा। मतलब ये जो पहले जुड़ा हुआ था पूरा HCl एक केमिकल था, अब जैसे ही हमने इसको पानी में घोला, वैसे ही क्या हुआ, ये H+ और Cl- में टूट गया। इसलिए हम इसे बोलेंगे कि जल में अम्ल। मतलब ये क्या हुआ, जल में अम्ल मुक्त हो गया। अम्ल मुक्त हुआ मतलब H+ मुक्त हो गया। अब यहाँ पर H2SO4 केमिकल का एग्जाम्पल देखिए। H2SO4 को हमने पानी में डाल दिया। अब पानी में डालने के बाद ये क्या हो गया, 2H ये मुक्त करेगा। और ये कैसे मुक्त करेगा, चलो ये देखते हैं। अब ये मान लो H2SO4 है, H2SO4। H2SO4 में क्या हुआ कि इसमें H कितने थे, 2, और SO4 पूरा एक हम गिनेंगे। ठीक है। ये S क्या है, सल्फर है, O तो ऑक्सीजन है ही। तो ये जो H2 है, ये जो H2 इधर से अलग हो जाएगा, 2H+ में टूट जाएगा। और जो बचेगा SO4-2, HO4-2 यहाँ पर ये बच गया। ये देखिए 2H+ आ गए, मतलब वहाँ पे 2 अम्ल मिलेंगे। ठीक है। ये H+ को हम क्या बोलते हैं, अम्ल। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि शुष्क अवस्था में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जैसे कि मैंने बताया, आपने जलीय विलय लिया था, जलीय विलय मतलब जल में विलय। ठीक है। जल में विलय लिया था आपने, पहले जल को जल में मिक्स किया था ना, किसी भी एसिड को। अब अगर हम किसी भी एसिड या फिर किसी भी अम्ल को कोई शुष्क अवस्था में, किसी भी शुष्क केमिकल में, या फिर कोई सूखा केमिकल है लाइक पाउडर वगैरह कुछ भी, ठीक है, मतलब जल के सिवाय जो कुछ भी है, अगर जल में हम नहीं घोलेंगे या फिर सूखा रहेगा, वो शुष्क मतलब होता है सूखा। तो अगर हम HCl को अगर सूखे किसी भी केमिकल में घोल देंगे या फिर मिला देंगे, तो वो क्या करेगा, H+ आयन मुक्त नहीं करेगा। आप बोलोगे अगर ये HCl H+ आयन मुक्त नहीं कर रहा, तो अब तो ये एसिड ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शुष्क अवस्था में सिर्फ H+ आयन मुक्त नहीं करेगा, बाकी हर जगह, जैसे कि केमिकल, मतलब अगर आप लिक्विड या फिर पानी, कोई द्रव अवस्था में अगर इसे घोलोगे, है ना, तो ये क्या करेगा, H+ मुक्त करेगा और ये अम्ल कहलाएगा। और अभी ये शुष्क अवस्था में कभी भी कोई भी केमिकल H+ आयन मुक्त नहीं करेगा, ये याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि अम्ल का H+ जल में संयुक्त होकर H3O+ देगा। अम्ल का जो H+ है,
अब मान लीजिए अम्ल में मैंने बताया अम्ल में क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा H+, और क्षार में क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा OH-। हमने कल अम्ल की परिभाषा भी देखी थी ना कि कैसा होना चाहिए, H+ मतलब धनात्मक आयन के रूप में क्या मुक्त करता हो, H+। हमने कल परिभाषा देखी थी ना कि जलीय विलयन में कोई भी अगर रसायन या फिर कोई भी केमिकल है वो H+ किसके रूप में, धनायन के रूप में H+ मुक्त करे तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब ये जो अम्ल का ये जो H+ है या फिर ये जो अम्ल है H+, ये जल में संयुक्त होकर H3O+ बनाता है। और आपको जल का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, जल किसको बोलते हैं, H2O को जल बोलेंगे, ये जो H2 है इसको जल बोलेंगे। अब इसमें अगर हम अम्ल मिला दें, इसमें H3O+ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये H2O है, अब इसमें मैं एक और H जोड़ दूं तो ये जो H है यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन थे, अब एक और हाइड्रोजन ऑलरेडी मतलब पहले से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, H3O+ बन जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 यहाँ पर थे और तीसरा एक और जोड़ दिया मैंने, तीसरा एक, 2 तो ये इधर ऑलरेडी थे और एक ये नवा नवा आ गया तो H3O+ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से H3O+ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम H+ को H2O में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H3O+ रेडी हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद है, इसलिए नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल H3O+ या H+ देता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह H+ आयन या H3O+ आयन अम्ल के सामान्य गुणधर्म बताती है। मतलब को अब अगर कहीं कहीं पर भी H+ आयन मुक्त हो तो ये किसकी प्रॉपर्टी या फिर किसका गुणधर्म बताएगी, किसके बारे में ये जानकारी देगी, अम्ल के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, कौन कौन, H+ आयन और H3O+। अब ये H3O+, अब बोलोगे ये H3O+ अम्ल कैसे कहलाएगा, बना तो ये अम्ल से ही है ना, पहले क्या था, H2O था, लेकिन अब बाद में जब हम इसमें अम्ल ऐड कर देंगे, अम्ल मतलब H+, जब हमने H+ ऐड कर दिया इसमें तो ये बन तो गया ना अम्ल, क्या बन जाएगा, H3O+। H3O+ अब ये अम्ल ही कहलाएगा ना कि पानी, पानी तो H2O था, H3O+ क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक H जुड़ गया और वो H कहाँ से आया था, अम्ल से निकल कर आया था, इसलिए। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, जल में क्षार। जल में क्षार, जल में क्षार देखो क्या लिखा है, क्षार, क्षार जल में OH की मात्रा बढ़ा देता है। अब ये NaOH है, NaOH को जब हम जल में मिक्स करेंगे, पहले हमने क्या किया था, H2O था, ठीक है, H2O को हमने मतलब H+ को किस में डाला था, H+ को मतलब ये जो अम्ल है हमारे पास, इसको हमने पानी में घोला था तो हम हमारे पास क्या बन गया था, H3O+ बन गया था। लेकिन अब क्या है, अब हम क्षार ले रहे हैं तो क्षार को क्या करेंगे, क्षार में हम NaOH लेंगे। ठीक है, NaOH लिया, अब NaOH को हम पानी में मिक्स कर देंगे। अब जब पानी को NaOH में मतलब NaOH को पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और OH- मुक्त होंगे। और मैंने शायद आपने सीखा होगा कि ये AQ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जलीय अवस्था है, एक्वस। एक्वस मतलब हम क्यों लिखते हैं, जब भी हम किसी जलीय अवस्था के बारे में जानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक्वस। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, जब हम जल में KOH मतलब ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, दोनों क्षार ही है और प्रबल क्षार है। NaOH भी प्रबल क्षार है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वाला क्षार है, और ये KOH भी स्ट्रॉन्ग वाला क्षार है। जब हम KOH को H2O में मिक्स करेंगे तो ये क्या मुक्त करेगा, K+ और OH-। याद रखना, किसी भी केमिकल को अगर हम जल में घोलते हैं तो उसका जल अपघटन होता है। क्या होगा, जल अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है, टूट जाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम NaOH को जल में डालें तो ये टूट जाएगा ना, पूरा अलग अलग हो जाएगा, देखो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, Na टूट गया और मतलब NaOH था तो ये Na+ और OH- बन गया, मतलब इसके टुकड़े हो गए ना NaOH के। तो जब भी हम जल में किसी चीज़ को घोलेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। अगर टुकड़ों के रूप में अगर हमको OH मिल रहा है तो समझ जाना है कि ये क्या है, क्षार है। अगर टुकड़े के रूप में हमको H+ मिल रहा है तो हमको समझ जाना है कि वो क्या है, अम्ल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षारीय। क्षारीय क्या होता है, कुछ क्षार जल में विलय होते हैं, यह क्षारीय कहलाता है। मतलब ऐसे क्षार जो जल में क्या हो, घुल जाए पूरी तरह से। जैसे कि हमने देखा अभी, ये जो NaOH है वो जल में घुल गया और क्या बन गया, Na+ बन गया, और क्या, OH- जो मतलब टूट गया ना, पूरी तरह से घुल गया। अब जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो वो भी पूरी तरह से घुल जाती है और गायब हो जाती है। उसी प्रकार क्या होगा, ये जो NaOH है ये भी पानी में क्या करेगा, टूट जाएगा और Na+ और OH- मुक्त कर देगा। तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। इसलिए जैसे कि देखो,
कुछ क्षार जल में विलय होते हैं, यह क्षारीय कहलाता है, सिंपल सा है। इसके बाद है कि बहुत अधिक घुलनशील। अब जैसे कि बहुत अधिक घुलनशील, जैसे कि NaOH है, प्रबल क्षार है। अब बहुत अधिक घुलनशील तो वही होगा ना, वही वाला क्षार होगा जो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? NaOH है, उसके बाद KOH है, NH4OH है। ये सभी केमिकल्स के नाम हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से ये सभी क्या है? केमिकल के नाम हैं। और ये कैसे हैं? प्रबल क्षार हैं। ये क्यों प्रबल क्षार हैं? क्योंकि ये जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे, और जल में घुलने के बाद पूरी तरह से जल में घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्षारीय, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर कि ऐसे क्षार जो क्षार तो हैं पर क्षारीय नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ZnOH2, FeOH2, CuOH2, ये सब क्षार तो हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि ये क्षार हैं, हाँ भाई, इनका जो स्वाद होगा वो साबुनी, मतलब स्पर्श कैसा होगा? साबुनी स्पर्श होगा। और फिर स्वाद तो आपको पता ही है क्षार का कैसा होता है। और फिर ये जो लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल बना दे, मतलब सॉरी, नीला बना देगा। क्षार है तो नीला बनाएगा। मतलब इसके क्षार के जितने भी गुणधर्म होते हैं ये सभी को फॉलो करेगा, सिवाय पर फिर इसके बावजूद हम क्या बोलते हैं कि ये क्षारीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि क्षारीय क्या होता है? जो जल में विलय हो, जल में विलय। लेकिन इसमें क्या होगा? ये जो ZnOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, CuOH ट्वाइस, तो ये सब जो है ये क्या होंगे? जल में विलय नहीं होंगे। इसलिए आप देख रहे हो कि ये इसका जो OH है वो बचा ही रह रहा है, ठीक है। जबकि NaOH में क्या हुआ था? Na+ अलग हो गया था और OH- अलग हो गया था। कि OH- तो अलग हो गया, और ये बता रहा है कि भाई हाँ ये क्षारीय है। और ये Na+, मतलब ये जो मेन आयन बचा है हमारे पास, मुख्य आयन, वो Na+ बचा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, ये OH भी इसके साथ ज्वाइंट है अभी तक, मतलब ये क्या हुआ? ये जल में घुला ही नहीं है। अब जल में विलय नहीं है तो हम इसको क्षारीय नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए अगर आपसे MCQ में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है, तो जिसमें अगर आपको OH दिख रहा है, OH ट्वाइस इस तरह से ब्रैकेट में है और इस तरह से दिख रहा है, तो आप समझ जाना ये क्षारीय नहीं होगा कभी भी। क्यों? क्योंकि ये जल में विलय ही नहीं हुआ, जल में पूरी तरह से घुल ही नहीं पाया। और अगर आपको बोला जाए जैसे कि NaOH लिखा है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा अगर आपको ये NaOH दिख रहा है, और NaOH में देखो यहाँ पर ये ट्वाइस करके इस तरह से कुछ भी, मतलब ऐसे 2 वगैरह कुछ लिखा नहीं है, जैसे कि NaOH को मैं ब्रैकेट में बंद करके नीचे 2 लिख दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा? NaOH क्षारीय होगा। परंतु ये क्या होंगे? ये क्षारीय बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें OH अभी भी बचा का बचा हुआ ही है और ये जल में नहीं घुला। अब हम देखते हैं आगे कि अम्ल को तनु करना। सांद्र अम्ल और जल का मिश्रण। सांद्र क्या होता है? सांद्र मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा कम पानी पाया जाता हो, ठीक है। मतलब तनु मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पानी पाया जाना, मतलब जैसे कि आप अगर किसी चीज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा कर दो तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ तनु है। तनु मतलब पानी इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बोलें सांद्र, सांद्र मतलब क्या होता है कि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। जैसे कि मान लो चीनी है, चीनी को आपने पानी में घोल दिया, अब पानी कम रखोगे और चीनी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना कि जैसे कि चाशनी देखते हो, चाशनी आप देख रहे हो, चाशनी में क्या होता है कि पानी की मात्रा कम होती है और चीनी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चाशनी, मतलब चाशनी से वो बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो मीठी होती है। और मीठी क्यों है? क्योंकि इसमें हमने चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा रखी है। तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, ये चीनी और जो पानी का विलयन है वो सांद्र है। लेकिन अगर आप शरबत की बात करोगे तो वो कैसा होता है? तनु, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा हम कम रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं अगर पानी ज़्यादा हो तो तनु, पानी कम हो तो सांद्र, ठीक है। समझ गए इतनी सी बात? उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो अगर मैं बोलती हूँ किसी चीज़ का जूस, कोई फल फ्रूट है, फल फ्रूट का मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। फल फ्रूट का अपने एग्जाम मैंने फल फ्रूट का ये जो जूस होता है उसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब मान लीजिए किसी ग्लास में फ्रूट का जूस है, उस फ्रूट के जूस में आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो आप बोलोगे कि ये जूस जो है वो तनु है, मतलब इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई अच्छी ब्रांड का जूस है और उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है और जो फल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी मात्रा में एकदम है, मतलब मिलावट कम है, तो वो आप बोलोगे कि सांद्र है ये।
और तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो दूध का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे तो आप क्या बोलोगे कि दूध दूध जो है वो तनु है। लेकिन अगर दूध एकदम सही मात्रा में है और पानी भी एकदम सही मात्रा में है, मतलब दूध में जो मिलावट है पानी की वो कम है, तो आप बोलोगे दूध जो है वो सांद्र है। मतलब प्योर क्वांटिटी, मतलब जो जिसे मिक्स हम कर रहे हैं वो एकदम अच्छी मात्रा में हो और पानी ज़्यादा ना हो तो हम बोलेंगे सांद्र, और अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे तनु। ठीक है, समझ गए तनु और सांद्र का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल को तनु करना। अब तनु मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा, तो अम्ल में क्या होना, पानी मिला देना। तो अम्ल में अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल एवं जल की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अब ये ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। आप शायद फर्स्ट चैप्टर में समझ कर आए होंगे कि ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, ऊष्मा का निकलना या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन आप बोल सकते हो ऊष्माक्षेपी। ये जो ऊष्माक्षेपी वर्ड है ये क्या कहलाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा निकल रही है। अगर ऊष्मा, जैसे कि आपने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करते समय आपको हीट मतलब तापमान या फिर गर्मी का महसूस हुआ, तो आप बोलोगे हाँ भाई ऊष्मा निकली, मतलब गर्मी निकली, मतलब यह चीज़ जो है वो गर्म हो गई, तो आप बोलोगे कि ये प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ मान लीजिए क्रिया करते करते ठंडी हो जाए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ ये ऊष्मा शोषण है, मतलब इसने क्या किया, गर्मी को ले लिया अपने अंदर, मतलब ऊष्मा को शोषित कर लिया अपने अंदर। समझ गए ये तीनों वर्ड, तनु, सांद्र और ऊष्माक्षेपी, ये तीनों वर्ड के मतलब आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करो और फिर से उसे रिपीट करके सुनो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अम्ल को तनु करना, मतलब अम्ल में क्या कर देना, पानी मिला देना। तो अम्ल एवं जल की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जब भी आप किसी अम्ल में, मान लीजिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, अम्ल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिड। अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाल दिया है तो वो अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी। जब भी आप किसी एसिड के अंदर पानी डालोगे तो आपको गर्मी का महसूस होगा, मतलब आपने मान लीजिए कहीं पर एसिड फैलाया है और उसके ऊपर जल डाल दिया, तो वो क्या होगा कि वो जो जिस जगह पर आपने फैलाया था उसी के ऊपर जल डाल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलेगी। गर्मी क्यों निकलेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। मतलब क्या होगा इसमें, हीट मतलब ऊष्मा या फिर गर्मी निकलेगी, और उस गर्मी के कारण क्या हो सकता है, जहाँ पर आपने एसिड फैलाया है या फिर उसके ऊपर पानी डाला है वो चीज़ क्या होगी, जल जाएगी पूरी तरह से। या फिर आप जब भी आपने देखा होगा, जब भी एसिड किसी फर्श पर गिरती है या फिर किसी भी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है, वो चीज़ एकदम खराब सी हो जाती है, रब हो जाती है या फिर जल जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि अम्ल कैसी क्रिया करता है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब वो गर्मी को उत्पन्न करेगा, गर्मी निकालेगा अपने में से। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी होती है। अब आगे देखो, यदि सांद्र अम्ल में पानी का मिश्रण मिलाया जाए, सांद्र अम्ल मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम हो, अगर सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण छिटक कर बाहर गिर सकता है और जलने का कारण बन सकता है। ऊष्मा के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, इसलिए सावधानी से हमें कुछ भी अगर रिएक्शन वगैरह करनी है तो हमें एकदम सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जब भी हम सांद्र अम्ल या फिर तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर अभिक्रिया करते हैं तो उसे हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोबारा से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाए, सांद्र अम्ल मतलब जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, कम हो। अब वो बहुत ज़्यादा अम्ल है पूरी तरह से, तो क्या हो, उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण छिटक कर बाहर गिर सकता है। मतलब अगर अम्ल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, जैसे ही हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा बहुत बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होगी, इतनी कि जो पानी हम डाल रहे हैं वो उबलने लगेगा अपने आप, बिना किसी गैस के। ठीक है, बिना किसी, मतलब जैसे ही अम्ल में किसी एसिड में हमने पानी मिलाया तो क्या होगा, जो पानी हमने गिराया है उस एसिड के ऊपर, उसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीट या फिर गर्मी निकलेगी, और उस गर्मी से क्या होगा, ये जो मिश्रण है वो छिटक कर पानी, मतलब ये जो एसिड का जो एसिड जिसमें हमने भर के रखा था वो छिटक कर बाहर की ओर उड़ने लगेगा, मतलब बाहर की ओर से उबलने लगेगा, एकदम छींटें बाहर आने लगेंगी उसकी, और जलने का कारण बन सकता है। और हो सकता है कि वो छींटें हमारे ऊपर आए तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो चमड़ी है वो भी क्या हो सकता है, जल सकती है। अब इसके मतलब ये जो ऊष्मा निकली है, इस ऊष्मा इतनी भयानक रूप से निकलती है कि वो जला भी सकती है। तो ऊष्मा के कारण
कांच का पात्र भी टूट सकता है। ठीक है, अब ये जो ऊष्मा है इसलिए क्या होगा, ये जो कांच का पात्र है वो भी टूट जाएगा, इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी निकलेगी। इसलिए जब भी आप देखते हो कि किसी के फेस पर अगर एसिड डाल दिया जाए तो उसका जो फेस है, जो स्किन है, वो पूरी तरह से जल जाती है। अगर आप इमरजेंसी केस में अगर उसके ऊपर पानी डालोगे कि भाई पानी से फटाफट हम एसिड धो दें, तो वो और भी ज़्यादा जल जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर एसिड है और उसके ऊपर कभी भी पानी डालने की भूल ना करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल को कभी भी पानी में न मिलाएं। अम्ल को कभी भी पानी में न मिलाएं। ठीक है, समझ गए इतनी बात। पानी में अम्ल को हमेशा धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाएं। अब जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर जो बड़े बड़े लैब्स हैं, उसमें जो एक्सपेरिमेंट या फिर प्रयोग होते हैं, उसमें क्या होता है, कभी भी अगर हमें अम्ल में पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम कैसे मिलाएंगे उसे, एकदम धीरे धीरे। जैसे कि थोड़ा सा डाला, फिर उसे जो हमने लिया है उसे जिस ग्लास में या फिर जिस फ्लास्क में, फ्लास्क जिसे बोला जाता है, उसमें 1-2 बूंद एसिड की डालेंगे, उसके बाद उसे हिलाएँगे पूरी तरह से, ताकि ये जो एसिड है पूरी तरह से मिक्स हो जाए और वो छिटक कर बाहर ना आए। ठीक है? 1-1, 2-2 बूंद करके हम एसिड की बूंद की डालेंगे, उसके बाद उसे मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरा ही डाल दिया, नहीं। ऐसे क्या हो सकता है, वो जो छींटे हैं वो बाहर आ सकती हैं और जो फ्लास्क है वो भी टूट सकता है और छींटे हमारे ऊपर आ सकती हैं। ठीक है? इसके बाद है अम्ल की धातु के साथ प्रतिक्रिया। अब अम्ल की धातु के साथ, जैसे कि कोई भी धातु है, धातु के बारे में आप पढ़ चुके हो। धातु क्या होती है, चमकदार होती है, कठोर होती है। ठीक है, ये सब आप धातु के बारे में पढ़ चुके हो। तो अम्ल, अगर कोई एसिड है उसकी हम धातु के साथ अब प्रक्रिया कर दें तो क्या होगा, सक्रियता क्रम में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। मतलब क्या होगा, सक्रियता क्रम मतलब क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं या फिर जो तत्व होते हैं उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी की किताब में अगर ये क्रम दिया हो तो प्लीज़ इसे वॉच वॉच करना और इसे रीड कर लेना। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इसे अपनी हायर क्लास में, मतलब उच्च कक्षा में आप सीखोगे इसे, कि उच्च मतलब ये जो सक्रियता का क्रम है, मतलब ये जो तत्व होते हैं इनको किस क्रम में लगाया गया है। ठीक है, आप इसे आगे की क्लास में सीखोगे। फिर दिया है सक्रियता क्रम में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व को रखा गया है, जैसे कि आप मान लीजिए आपकी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब एक का नाम हम हाइड्रोजन रख देते हैं। अब हाइड्रोजन से आगे जितने भी विद्यार्थी होंगे, ठीक है, ऐसे बात की गई है। वैसे ही तत्वों को क्या कर दिया गया है, तत्वों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है, और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है या फिर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस तरह से, और कौन सबसे ज़्यादा वीक है, कौन क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इस तरह से हमने एक लाइन में सभी तत्वों को लगाया गया है। अब अगर आपकी किताब में नहीं दिया है तो आप वो आगे की क्लास में सीखिएगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि इस तत्वों को सक्रियता क्रम में लगाया गया है, और उस सक्रियता क्रम में जो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं या फिर जितने भी तत्व हैं वो अम्ल से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। अब इसके देखते हैं क्या एग्जाम्पल के साथ क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि देखिए, अगर धातु है उसकी हमने अम्ल के साथ प्रक्रिया की तो क्या बन जाएगा, ये यौगिक या फिर लवण बना देगा। और ये जो लवण बनेगा, लवण क्या होता है, जब धातु और अम्ल की प्रक्रिया हो तो जो चीज़ बनेगी उसे लवण या फिर यौगिक कहा जाएगा। अब अभी यौगिक की सीखो, आगे मैं बताऊंगी लवण के बारे में। ठीक है, धातु और अम्ल की जब प्रक्रिया होगी तो ये यौगिक बनाएगा और H प्लस मुक्त, मतलब ये जो H2 है वो मुक्त हो जाएगा। अब ये जो H2 मुक्त हुआ है, H2 मुक्त होने का कारण क्या है, यही कारण था, क्यों, क्योंकि सक्रियता क्रम में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो क्या कर देंगी, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। विस्थापित मतलब हटा देंगी अपनी जगह से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं विस्थापित कर देंगी। जैसे कि मानिए ये जो Zn है, Zn क्या है, धातु है, और ये अगर हम अम्ल के साथ प्रक्रिया कर देंगे, ये जो H2SO4 है ये क्या है, अम्ल है। अब H2SO4 ये जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, Zn अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या कर देगा, ये जो SO4 है वो Zn के पास चला जाएगा। वापस देखिएगा, ये जो SO4 था, ये वाला SO4 वो क्या करेगा, Zn के पास चला जाएगा, और ये जो H2 है वो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए बोला गया था कि हाइड्रोजन से ये जो धातु अम्ल से क्या करेगी, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। ये जो धातु थी उसने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन को साइड में फेंक दिया और अपने किसके साथ जुड़ गया, जाके SO4 के साथ जुड़ गया। ये देखो, धातु थी वो SO4 के साथ जुड़ गई और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया रास्ते से, मतलब विस्थापित कर दिया।
इसके बाद क्षार की, अब जितने भी क्षार के टॉपिक्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्षार के बारे में। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ अम्ल के बारे में सीखा, ठीक है। जैसे कि अगर हम जल में क्या करें, जल में अम्ल डाल देवें या फिर अम्ल को तनु कर देवें, मतलब अम्ल में पानी डाल देवें। उसके बाद अम्ल की धातु के साथ प्रक्रिया कर देवें। इसके बाद आप सीखोगे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, फिर धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये सब वगैरह वगैरह आप सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी आसान भाषा में समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।